नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी में। एक लगभग 1 महीने का अंतराल हो गया अरविंद जी, वापस हम इस शो पर वापस लौटे हैं। आपकी चुनावी व्यस्तता सुनील थी। जी, क्षमा चाहता हूँ आपसे कि बीच में कुछ व्यवधान आया इसमें। हाँ। हम्म। और हमने बहुत सारे आपके रिपोर्ट्स भी देखे जो आपने मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर किए, और सबसे अच्छा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंटरव्यू आपने हेलीकॉप्टर में किया था, और काफी जी। तीखे सवाल आपके उस समय थे। बहरहाल इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं अरविंद जी। वीडी शर्मा की कार्यशैली को लेकर बहुत कहा जा रहा है कि वे कार्यकर्ताओं के पसंदीदा अध्यक्ष हैं। देखिए सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी में मतलब एक लंबी श्रृंखला जो अध्यक्षों की रही है उसमें देखें तो प्रभात झा रहे अध्यक्ष, बहुत दौरे करते थे, सब करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और उनके बीच में तारतम्यता स्थापित नहीं हो पाई थी। नंद कुमार सिंह चौहान की अलग कार्यशैली थी, सक्रिय राजनेता थे नंद कुमार सिंह चौहान, तो उनकी एक अलग अपनी वो रही। राकेश सिंह सोफेस्टिकेट लीडर माने जाते थे। और उसके बाद अब जब वीडी शर्मा ने अध्यक्ष पद संभाला, और चूंकि वे विद्यार्थी परिषद की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आए हैं वीडी शर्मा, तो जिस तरह से उनका कार्यकर्ताओं से संवाद है, कार्यकर्ताओं को फोन पे रिस्पांस करना, फोन पे बात नहीं कर पाए तो कॉल बैक करना, उसके अलावा कार्यकर्ता मिलने पहुंचा तो उसको जो एक वार्म रिस्पांस जो मिलना चाहिए, ये सब जो मिल रहा है, ये एक अच्छा संकेत। और इससे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल से वीडी शर्मा से जुड़ता जा रहा है, और स्वाभाविक है कि एक लंबी फॉलोइंग उनकी तैयार हो रही है इस दौर में। तो स्वाभाविक है कि अगर वीडी शर्मा जैसा व्यक्ति जिसकी उम्र अभी मुश्किल से 50-52 साल है, उसके साथ कार्यकर्ताओं का अच्छा संवाद है, एक लंबी श्रृंखला कार्यकर्ताओं की उनके साथ तैयार हुई। फिर दूसरा ये वीडी शर्मा का सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष है कि विद्यार्थी परिषद की में जब वो संगठन मंत्री थे, तो उन्होंने एक लंबी फौज तैयार की कार्यकर्ताओं की। भाजपा में आज जो कई नेता हैं वो उसी दौर में वीडी शर्मा ने जो तैयार किए, ग्रूम किए, उसी दौर के नेता, तो एक बड़ा फायदा है। तो स्वाभाविक है कि वीडी शर्मा का जो बढ़ता कद है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के लिए चिंता का विषय तो बना ही हुआ है। अब बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आए कुछ दिनों, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उनको स्वीकार कर लिया है, खुले मन से स्वीकार कर लिया है। तो जो लोग उनके साथ कांग्रेस छोड़कर आए थे उनका तो स्वीकार करना स्वाभाविक है, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, वर्तमान में नेता हैं, विधायक हैं, वे भी उनसे अपने संपर्क स्थापित करने में लगे हुए हैं। क्या कहते हैं इसको लेकर? देखिए, स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। बताता आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा हैं, उनका एक चार्म है, और इस उपचुनाव के नतीजों ने निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक कद बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको किसी ऐसे नेता की तलाश थी जिसके साथ वो लंबे समय तक राजनीति कर सके, क्योंकि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, यानी नेता, वो जो उम्र के जिस मुकाम पे और जो राजनीति की मुख्य धारा में जिस तरह से लगातार सक्रिय रहे हैं, तो अब वो मतलब पार्टी के एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसको इस बात की तलाश है कि कोई ऐसा नेता उनके साथ लंबे समय तक एसोसिएशन बन जाए, जो आने वाले 10-20 साल की राजनीति पार्टी में करे और जिसका भविष्य उज्जवल हो। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो चीज, उम्र उनकी बहुत कम है, उनके पूरे प्रदेश में पहचान है, और दूसरा ये कि जो उनका व्यक्तित्व है वो निश्चित तौर पर लोगों को आकर्षित करता है। तो इसके चलते भारतीय जनता पार्टी के, मैंने ऐसा महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें कई मंत्री और विधायक और पार्टी के पदाधिकारी शामिल है, अब चूंकि सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में है तो वो जुड़ना चाहते हैं। जो मतलब जिसको कहा जाए ना कि जो राजनीति, जिसको हम बहुत आसान भाषा में कहते हैं कि राजनीति पट्टावाद से दूर नहीं, राजनीति में भी पट्टावाद वो है। तो एक मतलब सिंधिया के प्रति भी लोगों में चार्म पैदा होने लगा है। अभी उनकी पिछली भोपाल यात्रा में मैंने देखा कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक उनसे मिलने पहुंचे, और ऐसा जाहिर किया उन्होंने कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तुलसी सिलावट सांवेर का चुनाव जीत गए। जीतू पटवारी ने उनके खिलाफ और उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ काफी जहर उगला। इसको लेकर तुलसी सिलावट काफी नाराज है जीतू पटवारी से। देखिए, जीतू पटवारी अक्सर अपने बड़बोलेपन के कारण विवाद में आ जाते हैं। पिछले 2 महीनों का जो उपचुनाव का दौर था, उसमें आपने और हमने भी देखा कि कई उनके ऐसे विवादास्पद बयान आए जिसने उन्हें चर्चा में तो ला दिया, लेकिन उनको बाद में बैकफुट पर आना पड़ा। कई ट्वीट उन्होंने अपने वापस किए, विड्रॉ किए, कई बयानों पर बाद में सफाई देते रहे। इस उपचुनाव के दौरान उन्होंने खास
खासकर सांवेर क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस तरह की बातें कही और तुलसी सिलावट को लेकर जिस तरह की बातें कही, स्वाभाविक है कि वो किसी भी नेता के मन में कटुता पैदा करेगी ही। तुलसी सिलावट की एक खासियत है कि राजनीति में लोग घर बदलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तुलसी सिलावट इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने सिंधिया घराने का साथ कभी छोड़ा नहीं। राजनीति में जो सिंधिया घराना है उसका साथ, चाहे वो माधवराव सिंधिया रहे हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, जो भी स्थितियां रही है उसमें तुलसी सिलावट उनके साथ रहे। अब नतीजा आ गया, तुलसी सिलावट भारी बहुमत से जीत गए। जीतू पटवारी ने कहा था कि 25,000 से कम वोट से हारे तो मैं तो नाम भी बदल लूंगा। तो ऐसी तमाम बातें अभी ऐसी हैं जो चुनाव के दौरान जो कटुता पैदा हुई। और अब तुलसी सिलावट चूंकि स्वाभाविक है कि सिंधिया खेमे के नंबर 1 है मध्य प्रदेश में, वो तो उनके नेता के प्रति जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया, उनके प्रति जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया, वह अभी मतलब जिसमें कहते हैं ना कि गठान सी बन गई है मतलब सिलावट के मन में। और इन दिनों वो जीतू पटवारी को लेकर जिस तरह के तीखे तेवर दिखा रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बात बड़ी बिगड़ी हुई है और हो सकता है कि इसका नुकसान जीतू पटवारी को उठाना पड़े। वीरेंद्र कुमार सकलेचा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब उनके सुपुत्र ओम प्रकाश सकलेचा को जगह मिली है मंत्रिमंडल में, और उन्हें संयोग से वही मकान मिला है जो वीरेंद्र कुमार सकलेचा को मिला था। जी बिल्कुल, ये एक मतलब संयोग की बात है। पिछले दिनों मेरी जब ओम प्रकाश सकलेचा से भोपाल में मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि सालों पहले मेरे पिता जो है इसी मकान में रहा करते थे, और जब मैं मंत्री बना और मुझे सरकारी आवास नया मिलना था तो मेरी माताजी ने मुझसे कहा कि बेटा कोशिश करना कि वही मकान तुम्हें मिले जिसमें तुम्हारे पिता उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। तो संयोगवश वो मकान ओम प्रकाश सकलेचा को आवंटित हो गया। बहुत ही मतलब इस मकान में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी रहे, सुषमा स्वराज रही उप मुख्यमंत्री रहते हुए, सुभाष यादव इस पर रहे, शिवभानु सिंह सोलंकी उप मुख्यमंत्री रहते हुए रहे, और गृह मंत्री रहते हुए शीतला सहाय इस मकान में रहे। तो मतलब ये बड़े बड़े नेताओं की आश्रय स्थली रहा है। और सकलेचा परिवार के लिए संयोग है कि जिस मकान में वीरेंद्र कुमार सकलेचा मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे, जिस बंगले में, उसी में अब उनके बेटे ओम प्रकाश सकलेचा जो है, जो मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वो उसी मकान में रह रहे हैं। तो मतलब ऐसा संयोग बहुत कम बार आता है। और मतलब ओम प्रकाश सकलेचा से जब मेरी बात हुई तो बोले मुझे आत्मिक संतुष्टि इस बात की है कि मेरी माताजी की दिल इच्छा थी कि मेरा बेटा मंत्री बनने के बाद उसी मकान में रहे जिसमें उनके पति रहते थे। तो उसमें बोले वो उनकी इच्छा पूरी हो गई। शशांक भार्गव विदिशा के जो हैं वे काफी परेशान चल रहे हैं, उनकी परेशानी का कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस में जो असंतोष की शुरुआत हुई ना, उसका एक मतलब एक नमूना है शशांक भार्गव की नाराजगी। शशांक भार्गव बहुत अच्छे नेता कांग्रेस के हैं, मैदानी नेता है, और उन्होंने विदिशा जो कि गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के जमाने से, उसमें पिछले विधानसभा चुनाव में उसे भेदा और वहां से विधायक चुने गए। और स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति जब इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र से विधायक चुना जाएगा तो उसकी अपेक्षा रहती है कि उसके क्षेत्र में यदि संगठन स्तर पे कोई नियुक्ति होना है तो उसे उसमें विश्वास में लिया जाए, उसकी जानकारी में लाया जाए, ताकि वो जो व्यक्ति जिसे नियुक्त किया जा रहा है उसके और विधायक के बीच में एक तारतम्यता तो स्थापित हो। कांग्रेस में हमेशा ये होता है कि जो व्यक्ति मजबूत होता है उसको कमजोर करने के प्रयास कई दिशा से शुरू हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो शशांक भार्गव के साथ हो रहा, कुणाल चौधरी ने उनके क्षेत्र में शैलेंद्र पटेल की नियुक्ति कर दी। जब पूछा तो बोले ये नियुक्ति मैंने नहीं की, श्रीमती ओझा ने की। श्रीमती ओझा से पूछा तो वो टालम टोल करने लगी। अरे आप पार्टी के यदि वरिष्ठ नेता हो तो आप में इतना मात्रा तो होना चाहिए कि आपने किसी विधायक के क्षेत्र में यदि कोई नियुक्ति की है तो कम से कम उसे ये भरोसे में तो लीजिए, और अगर भरोसे में नहीं भी लिया तो उसे बता तो दीजिए। बताना तो दूर सुनील जी, जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था उस तक ये बात भी पहुंचाई गई कि आपकी नियुक्ति से भार्गव जी सहमत नहीं है, आपकी नियुक्ति का वो विरोध कर रहे हैं। तमाम इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो आंतरिक असंतोष लग रही है, ये उसी का एक नतीजा मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, नाम तो दास त्यागी उस कंप्यूटर बाबा हमेशा ही चर्चा में रहे हैं, और इस बार वो जेल से रिहा हो गए हैं। अब अगला कदम क्या होगा उनका, आपको कुछ अंदाजा है इसका? देखिए, नाम ही उनका कंप्यूटर बाबा है। मतलब कंप्यूटर बाबा नाम पड़ा है, मतलब वो खुद ही कहते हैं कि मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, इसलिए मेरा नाम कंप्यूटर बाबा
पड़ गया है। लेकिन जिन परिस्थितियों में वो जेल गए कंप्यूटर बाबा, उसके बाद जो खुलासे हुए, ये सारी चीजें जो है वो मतलब उसके बाद अब वो जेल से रिहा हो गए, रिहा होने के बाद इंदौर छोड़कर चले गए। तो कंप्यूटर बाबा का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाह है, क्योंकि कंप्यूटर बाबा चुप बैठने वाला आदमी नहीं है। हालांकि प्रशासन ने जो कार्रवाई अभी उनके खिलाफ की थी, उसके बाद वो बड़े सहमे हुए हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वो रिहा हुए उसके बाद मीडिया के साथ ही उनसे चर्चा करने पहुंचे, तो हमेशा मीडिया से बड़ी खुलकर बात करने वाले कंप्यूटर बाबा इस बार बड़े चुप चुप से रहे और बड़े भयभीत दिखे। मतलब लगा कि कहीं ना कहीं भयग्रस्त हैं वो। और उनके, मुझे लगता है इंदौर छोड़ के जाने का कारण भी अभी यही है कि तमाम वो उससे बचना। लेकिन बाबा के अगले कदम का सबका इंतजार है। हालांकि बाबा के जो खास मददगार लोग रहते हैं, योगेंद्र महंत, वो बाबा से अभी दूर हैं। चंद्रशेखर नायकवार इसलिए दूर है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य बन गए, संवैधानिक पद पे है, इसलिए वो बाबा का खुलकर साथ दे नहीं सकते। इन सब स्थितियों में सबको इंतजार है कि बाबा का अगला कदम क्या होता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा शायद अब बहुत परेशान हो गए इस राजनीतिक जोड़ तोड़ से, और उनको जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, तो शायद राजनीति में तो नहीं पड़ेंगे। ये सुनील जी, जो आप बात कह रहे हैं, ये बाबा को अगर कुछ महीने पहले समझ में आ जाती तो उनका सम्मान भी बना रहता, और जितना नुकसान उनका हुआ है और जिस तरह के पर्दाफाश उनको लेकर हुए वो नहीं होते। ये समझ यदि बाबा में साल भर 6 महीने पहले आ जाती और अपने आप को राजनीति से दूर रखकर यदि वो संतत्व में ही लगे रहते, तो ऐसी स्थिति कभी नहीं बनती। प्रशासनिक बात करें तो पुराने कुछ एडीजी हैं, नए जो एडीजी हैं, कुछ एडीजी बनने के कगार पे खड़े हैं। ये सब लोग इस जुगाड़ में लगे हैं, कहीं ना कहीं जो पदस्थ आईजी हैं उनकी जगह पर उनकी नियुक्ति हो जाए। देखिए, मध्य प्रदेश में रेंज में आईजी के स्थान पर एडीजी को पदस्थ करने की जो परंपरा शुरू हुई, सुनील जी, ये है कि मध्य प्रदेश में इन दिनों एडीजी के पद बहुत ज्यादा हो गए हैं। मतलब पुलिस मुख्यालय में कई एडीजी ऐसे बैठे जिनके पास कोई काम नहीं है। ऐसी स्थिति में एडीजी स्तर के जो अधिकारी, उनकी निगाहें रेंज पर है। और चूंकि रेंज में भी आईजी स्तर के अफसरों का बोलबाला है, चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, ग्वालियर हो, चंबल हो, जबलपुर हो, तो एडीजी स्तर के अधिकारी जो है इस कोशिश में लग गए हैं कि जहां पर आईजी स्तर के अधिकारी रेंज में पदस्थ है, उनके स्थान पर एडीजी स्तर के अधिकारी रेंज में पदस्थ हो जाए। और इसके लिए इन दिनों सबसे आसान रास्ता जो माना जाता है वो संघ के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इन दिनों मध्य प्रदेश में सबकी बात टल सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी यदि कह दें तो उनकी बात टल नहीं सकती है। तो मुझे लगता है कि इसी का फायदा लेने की फिराक में कुछ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी हैं। लेकिन कभी कभी ये कवायद, हम ऐसा देखा, मेरा अनुभव ये कहता है प्रशासनिक क्षेत्र का, कि कभी कभी ये कवायद उल्टी भी पड़ गई है कि ज्यादा दबाव अगर किसी पद के लिए अधिकारी बनाने लगते हैं तो राजनीतिक पदों पर बैठे लोग प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं और फिर वैसा हो नहीं पाता। आपने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का प्रभाव काफी है, उनका हस्तक्षेप हो रहा है, तो फिर ये जयंत भीसे जी संस्कृति विभाग में कहीं नियुक्ति की बाट जो रहे हैं, उनकी नियुक्ति में क्यों विलंब हो रहा है? तो स्वयंसेवक संघ के खास निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने तो जयंत भीसे को किसी अच्छे पद पर जो संस्कृति विभाग से जुड़ा है उससे बिठाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, मंत्री तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जो उम्र को लेकर एक पैमाना तय किया है और जिस तरह से पूरी लीडरशिप नए लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व, वीडी शर्मा की आप पूरी कार्यकारिणी देख लीजिए। इसी तरह जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पर भी एक एज फैक्टर इन दिनों बड़ा महत्वपूर्ण मामला हो गया। और मुझे लगता है कि जो कारण है जिसके कारण अभी जयंत भीसे किसी पद पर नहीं बैठ पा रहे हैं संस्कृति विभाग के, मुझे लगता है कि वो उनकी जो बड़ी उम्र है वो बाधा बन रही है। क्योंकि भाजपा में इन दिनों 50 और 55 की उम्र के लोगों का दौर है। 50 और 55 की उम्र के जो लोग हैं उनका भाजपा में दौर है। और इसी कारण जयंत भीसे के मार्ग में रुकावट आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जयंत भीसे अपवाद साबित हो सकते हैं और जल्दी उनको लेकर निर्णय हो जाएगा। अगर ऐसा रहा तो फिर माखन सिंह जी की नियुक्ति तो फटाफट हो गई थी। देखिए, माखन सिंह बहुत अलग स्तर के नेता हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में माखन सिंह की जो भूमिका रही, जिस दौर में 2008 का जो दौर था जिसमें सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलती नजर आ रही थी, उस दौर में माखन सिंह ने
मध्य प्रदेश में सारे नेताओं के बीच में तालमेल जमाकर जो काम किया था, और उनकी जो संगठन क्षमता है, उनकी जो कार्य, आज भी उम्र दराज होने के बावजूद वो शिवमस्त में उनको केंद्रीय समिति का अध्यक्ष बनाया, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अभी भी जो उनको भूमिका दी गई है वो धर्म और संस्कृति से जुड़ी भूमिका है, और संघ की पसंद के कारण ही उस पद पर वे काबिज हुए। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर भी चाहते थे कि उन्हें किसी महत्वपूर्ण भूमिका में देखें। तो मतलब हम जयंत भीष्े और माखन सिंह को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों में बहुत अलग अलग स्थितियां हैं। मेरा कंपैरिजन उम्र को लेकर था। बहरहाल वीडी शर्मा जी अभी अपनी नई कार्यकारिणी के कुछ लोगों को जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि सिर्फ युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें बिल्कुल, कितनी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे माखन सिंह हुए, ऐसे कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात का पक्षधर है कि पार्टी के पदों पर, चाहे वो मंत्री वाला मामला हो, चाहे संगठन की नियुक्ति का मामला हो, और चाहे अलग अलग कमेटियों में नियुक्ति का मामला हो, युवाओं को ही, जो आने वाले 5-10 साल में भाजपा का नेतृत्व कर सके, उन्हें ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अभी समय है, लेकिन फिर भी पवन जैन साहब के इर्द गिर्द लोग मंडराने लगे। इस बात में कितनी देखिए, वीके जौहरी जब सेवानिवृत्त होंगे, तब तक मध्य प्रदेश पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी जो डीजीपी पद की दौड़ में है, सेवानिवृत्त हो चुके होंगे। उसके बाद जो अधिकारी बचते हैं, उनमें पवन जैन ऐसा नाम है जिन्हें इस पद के लिए मौका मिल सकता है। और स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति भविष्य के डीजी के रूप में जिसमें संभावनाएं टटोली जा रही हो, तो उसके इर्द गिर्द अधिकारियों का मंडराना तो शुरू हो ही जाता है। अब मुझे लगता है कि 7-8 महीने का टेन्योर अभी वीके जौहरी साहब का और है, लेकिन उसके बाद चूंकि संजय चौधरी उस दौर में रिटायर हो जाएंगे, विजय यादव रिटायर हो जाएंगे, संजय राणा रिटायर हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो गिने चुने नाम डीजीपी पद के लिए बढ़ते हैं, उसमें सबसे मतलब ज्यादा प्राथमिकता पवन जैन को मिल सकती है। इस संभावना के मद्देनजर उनके इर्द गिर्द अधिकारियों की आवाजाही तेज होगी। सुनील जी, एक विषय और रह गया है, उसको भी मुझे लगता है चर्चा करना चाहिए कि युवा आईपीएस अधिकारी जो हैं, वो इन दिनों बड़े, उनमें बड़ा असंतोष है। मतलब वो ये मान रहे हैं कि जब हम संकट में होते हैं या जब हमें कोई निशाने पर लेता है, तो हमारा मुखिया हमारी मदद नहीं करता। मतलब उनका साफ मानना है, उनमें असंतोष है डीजीपी को लेकर। और इन दिनों पुलिस मुख्यालय के कमरों में बड़ी इस विषय की चर्चा है कि आखिर, मतलब लोग इसको इस बात से जोड़ते हैं कि नवनीत भसीन को ग्वालियर एसपी पद से हटना पड़ा, अमित सिंह को जबलपुर से हटना पड़ा, सचिन अतुलकर को उज्जैन से हटना पड़ा। तो मतलब ये सब जिन कारणों से हटाए जा रहे थे, वो कोई बहुत बड़े कारण नहीं थे। यदि डीजी इस मामले में थोड़ा सा स्टैंड लेते, तो हो सकता है कि ऐसे निर्णय नहीं होते। मतलब कहीं ना कहीं अधिकारियों के बीच में चर्चा है, और युवा आईपीएस अधिकारियों के बीच में इसको लेकर असंतोष बना हुआ है। उज्जैन एसपी मनोज सिंह को भी शराब कांड की वजह से हटाया गया था, जबकि उनकी कोई भूमिका नहीं थी। क्या लगता है? नहीं, ये भी मुद्दे हैं, ये भी ऐसे मुद्दे हैं कि जिसमें इनका मानना है कि यदि डीजी स्टैंड ले लेते जब, तो इस तरह से एक मतलब आईपीएस अधिकारियों को इस तरह से फेरबदल से प्रभावित नहीं होता। 28 दिन तक जो आदमी, जो एसपी जीवन और मृत्यु से संघर्ष करे, और संक्रमित भी वो शाही सवारी और जो महाकाल की सेवा के दौरान हुआ, उज्जैन में कामों को अच्छे से अंजाम दिया, जिन्होंने कोरोना के दौरान मजबूती से काम किया, और उनकी सेवाओं का अगर प्रतिफल ऐसे मिलेगा तो निश्चित तौर पर असंतोष आना स्वाभाविक। नहीं, डिमोरलाइज होते हैं अधिकारी, इस तरह के निर्णय होते हैं तो अधिकारी डिमोरलाइज होते हैं। अरे नहीं, फिर बात मीडिया की, ये जरूरी है, और वो खबरें आपके अलावा किसी के पास होती नहीं जी। मीडिया का मैंने आपको बताया कि mediapaltan.com नाम से एक नया वेबसाइट लॉन्च हो रहा है, और उसकी खासियत यह है कि देश की दिग्गज महिला पत्रकार सीमा वर्गीस, शिखा परिहार, संध्या राय चौधरी, ये उसके संपादकीय टीम में रहेंगे, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगे। और ये खाली विचार आधारित वेबसाइट नहीं रहने वाली, इसमें खबरें भी रहेंगी, विश्लेषण भी रहेंगे। तो मतलब इंतजार है इस वेबसाइट का सबको, चर्चा में ये वेबसाइट है। दूसरा महत्वपूर्ण जो हुआ है मध्य प्रदेश की या देश की पत्रकारिता के इतिहास में, एक बड़ा कदम सुधीर अग्रवाल ने उठाया कि उपमिता वाजपेयी को उन्होंने जो है दैनिक भास्कर भोपाल का संपादक बनाया, जो भास्कर का सबसे प्राइम एडिशन है। तो सुधीर अग्रवाल, मतलब इसके इस फैसले ने बताया कि सुधीर अग्रवाल हमेशा कुछ अलग और नया सोचने का मादा
रखते हैं। तमाम अटकलें लगाई जा रही थी भास्कर के संपादक भोपाल के पद को लेकर कि ये बनेगा, वहां के जो स्टेट एडिटर है अवनीश जैन, उनकी पसंद और कुछ थे, लेकिन उस सब के मंसूबा पर पानी फेरते हुए उपमिता वाजपेयी को सुधीर अग्रवाल ने संपादक बनाया। बहुत अच्छी रिपोर्टर है उपमिता, अखबार के बारे में उनकी बहुत समझ है, डिफेंस के मामले में उनका जो नॉलेज है, मुझे लगता है कि देश के गिने चुने पत्रकारों को इतना नॉलेज होगा। उन्होंने देश की सरहदों पर जाकर बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है और हमें इस बात का गर्व है कि वो इंदौर से है। हमें इस बात की खुशी है कि उन्होंने मेरे साथ काम किया है। एक जूनियर रिपोर्टर के रूप में उन्होंने दैनिक भास्कर में जब अपने करियर की शुरुआत की थी, तब मैं वहां पे विशेष संवाददाता के रूप में सेवाएं दे रहा था। तो बहुत डायनामिक पर्सनालिटी है उपमिता की, बहुत अच्छा काम करे और उपमिता एक संपादक के रूप में सफल हो, ये हमारी शुभकामना भी है। नितेश पाल जो है बड़े चर्चित इंदौर के रिपोर्टर हैं, अच्छा उनका दबदबा माना जाता है, गिने चुने उन रिपोर्टर्स में से हैं जो इन डेप्थ स्टोरी करते हैं। वो भास्कर डिजिटल का हिस्सा हो गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों वापस उन्होंने पत्रिका में अपनी आमद दे दी है। और वरिष्ठ पत्रकार राजधानी के महेश दीक्षित जो है इन दिनों दैनिक अमृत दर्शन अखबार के संपादक के रूप में जो भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, तो दैनिक अमृत दर्शन अखबार चर्चाओं में आ गया। मतलब किसी अखबार का किसी संपादक के कारण चर्चा में आना, वो उसकी सफलता की कहानी का जिक्र करता है। उदय मंडलोई बहुत अच्छे साथी रहे दैनिक भास्कर और नई दुनिया के, वो अब जो है भास्कर डिजिटल का हिस्सा हो गए हैं। भास्कर डिजिटल बहुत तेजी से अपना विस्तार कर रहा है, वरिष्ठ साथियों को जोड़ रहा है, रिपोर्टिंग के क्षेत्र में बहुत जोर है भास्कर डिजिटल का, और उदय मंडलोई उसकी टीम का हिस्सा हो गए। बहरहाल तमाम सारी खबरें, तमाम सारी बातें, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी की हो या फिर मीडिया जगत की हो, सब खबरें एक ही स्थान पर, एक ही व्यक्ति और एक ही मैडम और एक ही कॉलम, राजवाड़ा से रेसिडेंस तक। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी, अरविंद तिवारी दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।